थोड़ा सा और डीप जाते हैं। 6 क्लास से लेकर के, तो बहुत छोटे बच्चों की आप बात कर रही थी, 6 से लेकर 12 तक बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं किसी स्टूडेंट की लाइफ के या किसी इंसान की लाइफ के। ज़रूरी नहीं ना कि उसके पेरेंट्स उस तरह के पढ़े लिखे हों या उतने ज़्यादा सेंसिटिव हों कि वो साथ में बैठ के उतनी मेहनत करें। तो वो कैसे सिस्टम बने? क्या वो एक इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है कि उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपने दे दिया कि अब अपने आप वो चलेगा, या फिर आपको उसके पैरेलल, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में जो कहा ना, सुधा मूर्ति जी भी 3 घंटे बैठ के किताबें पढ़ती थी, ये पॉसिबल नहीं ना किसी के लिए कि वो भी 3 घंटे बैठ के पढ़ेगा। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली आइडेंटिकल उसको समझना बहुत मुश्किल है। हम उसको कॉपी नहीं कर सकते और एक चीज़ सब लोगों के लिए फिट भी नहीं बैठ सकती। बट जितना भी समय आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उस समय क्या कर रहे हो? माना आपके फादर शाम को 1 घंटे के लिए घर आके आपके साथ बैठे हैं। क्या आप उस टाइम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि आपने आज क्या किया? आपने आज क्या सीखा? आज पूरे दिन में क्या रहा? या उस समय आप बस टीवी देख रहे हो या फ़ोन को देख रहे हो? अगर क्वांटिटी जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्या वहां पे क्वालिटी है? क्या आप उस समय उनको थोड़ा चीज दिखा रहे हो, बट क्या दिखा रहे हो? और हम एज इंडिविजुअल सिर्फ एक इकोसिस्टम में नहीं एग्री करते। अगर मैं एक और साइकोलॉजिस्ट का एग्जांपल दूं तो ब्रॉनफेन ब्रेनर करके एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा हम बहुत ही सामूहिक आदमी हैं। हम बीच में हैं एक सर्कल के। हमारे आसपास हमारी फैमिली का पहला सर्कल आता है, फिर हमारे स्कूल का और पेयर्स का दूसरा सर्कल आता है, फिर हमारी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट का, फिर सोसाइटी का सर्कल आता है। हर इंटरैक्शन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये फेयर नहीं है कि हम सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स को बोलें, बट ये भी हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में सबसे ज्यादा समय या तो एक बच्चा स्कूल में बिताता है या एक बच्चा घर पे बिताता है। वो जिसको भी देखता है उन पैटर्न्स को सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करता है। तो हमें एज अ सोसाइटी डिजिटली चीजों को हैंडल करना, अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। बट क्योंकि हम उस लेवल पे चेंजेस इतने नहीं कर सकते, बट इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे आपके सिबलिंग, आपके टीचर, आपके पेरेंट, वहां पे वो चेंज करना डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। बट इवेंचुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरा एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव होगा। ये जो लास्ट में आपने बात कही ना कि इशू तो सोशल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इसकी जो मरम्मत होनी चाहिए, दुरुस्ती होनी चाहिए, क्या वो पॉसिबल है? क्या शुभ्रा जी आप मुझे बताइए, आजकल के इस ज़माने में जब लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है ना, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो इतना परेशान रहते हैं कि अपने लिए टाइम तो है नहीं, बच्चे के साथ बैठ के कैसे पढ़ेंगे वो? तो एक एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं क्या नारायण मूर्ति जी, या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप एक एटमॉस्फेयर बना दीजिए, बाकी फिर अपने आप चीज़ें ग्रो होंगी? नीरज जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, लाइक मनोज जी ने कहा कि मिस्टर नारायण मूर्ति हैज गॉट ऑल द राइट्स टू से समथिंग और गाइड अस, बिकॉज वो एक मॉडल है, रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, हम लोग अपनी लाइवलीहुड अपना, आप देखिए सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल टाइम मैनेजमेंट सिखाई जा रही है कम्युनिकेशन के बाद। इसीलिए तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा मारामारी सबके पास है, एवरीबडी हैज गॉट जस्ट दोस 24 आवर्स, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, एंड फैक्ट है कि बच्चे उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम पुरानी जनरेशन से, हम मिलेनियल से या जेन अल्फा से उनको कंपेयर करें, आजकल की जो पेडिग्री है बच्चों की, मुझे लगता है वो बहुत फर्क है। दे आर बोर्न डिफरेंटली, राइट, दे आर बोर्न विद अ डिफरेंट माइंडसेट। आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे, जैसे आप एक टॉडलर को भी देखिए, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा, 2 साल का, पहली बार मोबाइल पकड़ेगा, अगर आप उसको चुपचाप ऑब्जर्व करिए, द वे दैट बच्चा स्क्रोल्स थ्रू द रील्स थ्रू मोबाइल, इट इज वेरी डिफरेंट। हमारे टाइम पे हमें अगर कोई दे भी देता मोबाइल तो हम उसे खिलौना समझ के शायद अलग रख देते, हमें समझ में भी नहीं आता कि हम उसे कैसे यूज करें। बट आजकल के बच्चों को आप देखिए, वो ऐसे, तो आई फील दैट दे आर बोर्न विद अ डिफरेंट पेडिग्री। और हमारे पास जहां तक कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, सिर्फ इसमें मुझे लगता है एक ही चीज हो सकती है कि द पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स का इफेक्ट होता है बच्चों पे, उनको थोड़ा सा कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स द इंटायर फैमिली, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने कहा
कि फैमिली में जो जो होता है, जो जो अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड द कोचिंग्स एंड द ट्यूशंस दैट दे टेक, फैमिली में जो जो है, जो जो मेंबर, एक एक मेंबर का मुझे लगता है बच्चे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इट कैन नॉट बी होल सोल कि आप मदर को या आप फादर को कह दो कि आप जो कर रहे हो वो बच्चा रेप्लिकेट कर रहा है। नो, आई फील कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है पूरी फैमिली का। टीचर्स को रेप्लिकेट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, जिसको भी वो देखते हैं। और मैं ये बार बार कह रही हूँ नीरज जी के ये जो बच्चों का पेडिग्री है, दिस इज डिफरेंट, क्योंकि इनको जो ठीक लगता है ये वो ही इंटरनलाइज करते हैं, ये वो ही रेप्लिकेट करते हैं, राइट? हाँ, ये है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो दे आर स्मार्ट इनफ टू से कि आपने भी तो ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, राइट? लेकिन उन्हें जो ठीक लगता है वो उतना ही इंटरनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एज अ फैमिली एंड एज अ यूनिट इट हैज टू बी मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। हम किसी भी एक पे नहीं डाल सकते हैं कि द मदर शुड डू इट, द फादर शुड डू इट, और यू नो द फैमिली मेंबर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट। नो, इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ऐसा मेरा सोच। ये आपने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी तो माँ बाप ही जिम्मेदारी लेते हैं, आप करें पूरा घर, पूरे खानदान या स्कूल सब अड़ोस पड़ोस वाले ले। इट इज नॉट पॉसिबल। नीरज जी, सबको रेप्लिकेट कर रहा है बच्चा, सबको इंटरनलाइज कर रहा है, सबसे यही तो मैं कह रहा हूं, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है जी। आपको कैसे पता कि वो अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ रहा है या शीशा देख रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, वो कुछ सोच रहा है। उसने जो रील देखी थी स्कूल में उसके बारे में सोच रहा है, आपको लग रहा है वो पढ़ रहा है। मनोज जी, क्या ये संभव नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं वो एक थॉट लेवल पे है, प्रैक्टिकल लेवल पे है, और आज के ज़माने में जो हो रहा है उसमें कितना फीजिबल है? देखिए, आज के ज़माने में चीज़ें पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हैं। जो चैलेंजेस हैं पेरेंटिंग को, उसमें नंबर 1 पे टेक्नोलॉजी का एडवेंट आ गया है आज की तारीख में। जो सिद्धांत हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं वो भी बताएंगी, जो सिद्धांत गढ़े गए, जैसे फ्रायड को बहुत लोग रेफ़र करते हैं, तो फ्रायड ने जो स्टेजेस बताए हैं, फ्रायड के हिसाब से आइडेंटिटी जो है वो टीनेज के बाद, मतलब 17-18 से 20-22 साल की उम्र के बीच में लोग अपनी आइडेंटिटी फिक्स करते हैं। अभी बातचीत में आपने कहा कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है, तो बच्चा जो है 3 साल की उम्र में रील्स देख रहा है, वहाँ पूरी दुनिया उसके हाथ में है, तो उसके नताइज आ रहे हैं, उसका असर हो रहा है। लेकिन फंडामेंटली ह्यूमन साइकोलॉजी वही है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एक बच्चे की नज़र में उसके पेरेंट्स होते हैं। हमारे जैसे सेटअप में और दुनिया में लगभग हर जगह यही सिस्टम चलता है। तो जो फादर है वो सबसे बड़ा पावर सेंटर होता है बच्चे की नज़र में। आप जब उसके साथ जो व्यवहार करते हैं उसको पावर के साथ नेगोशिएट करना भी सिखाते हैं। एक बच्चा जिसके साथ आप वॉक द टॉक कर रहे हैं, उसकी नज़र में आप जितने ट्रांसपेरेंट हैं, या ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट उसके मन में बन रहा है अपने पिता के थ्रू, माता पिता के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, वो उसके काम आता है हर तरीके से, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। मतलब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल ना ले तो आप भी ना ले, लेकिन ये चीज़, ये थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है, खास करके टीनेजर बच्चों के मामले में आपको करके दिखाना होता है। पिपिन जी ने एग्जाम्पल दिया कि आप दिखाते नहीं भी हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तब भी बच्चा सीख रहा है। तो ये जो थ्योरी नारायण मूर्ति ने दी है, ये थ्योरी मेरे हिसाब से क्लासिकल थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी है, क्लासिकल है, प्रैक्टिकल है, और मतलब ये हर समय रहेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप अपना काम धंधा छोड़ के घर में एग्जाम्पल सेट करने में लग जाइए। ये क्लासिकल थ्योरी है विपिन। हाँ, क्लासिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लासिकल सिद्धांत ये होता है कि एक बार बना दिया गया और आइडियल रूप में आपके सामने है, और बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप भी उसके साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं। आप नॉवेल ही पढ़ रहे हैं, फिक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हम आपके साथ। हाँ, आप कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ के मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरी होना चाहिए? आपने क्या ऐसा इन्वायरमेंट अपने घर में क्रिएट किया है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोफे पे बैठा हूँ खाली, और मैं हो सकता है मैं टीवी देख रहा हूँ, आप अपने कमरे में बैठ के पढ़िए ना। वो क्यों नहीं पढ़ता? मेरे को ये सवाल आपसे पूछना है। नहीं, देखिए, अभी जैसे उसको इतना इमिटेट कराने की जरूरत क्या है? नहीं, जैसा शंकी अभी कह रही थी ना, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है। हो सकता है कोई बच्चा अकेले में बैठ के पढ़ भी ले, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत एफर्ट ये सब कुछ करने के बाद भी ना पढ़े, केस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है?
और जैसे मनोज जी ने अभी कहा कि हम हर चीज प्लान करके नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम में होगी कि भाई आप बेहतर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उससे बेहतर सीख रहा है। हाँ ये जरूर, जैसे मैं, चलिए अभी तो मैंने बात की मेरे और मेरे बच्चे के लिए, मैं अपने बचपन में जाऊं। सो आपने सही कहा, पिताजी भी पढ़ाते थे लेकिन माताजी के पास ज़्यादा टाइम रहता था क्योंकि वो हाउसवाइफ थी, और उन्होंने मुझे 10th तक शायद पढ़ाया होगा। उनको कितना मेरा वो चीज़ें समझ में आ पाती थी क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थी, उन्होंने 12th ही किया था, उसके ऊपर नहीं, लेकिन वो मुझे पढ़ाती थी। तो वहाँ उनका एक एफर्ट था, वो एक सिस्टम मुझे देने की कोशिश कर रही थी, एक डिसिप्लिन मुझे देने की कोशिश कर रही थी, और मुझे आज लगता है कि मुझे उसका फायदा हुआ। वो ट्यूशन वाली बात भी शायद नारायण मूर्ति साहब ने कही ना, एग्जैक्टली, मैं उसको भी लाने वाला तो हूँ। देखिए हम जिस समय के हैं, आज तो ट्यूशन का मामला बिल्कुल अलग हो गया है। उस समय में ये माना जाता था कि ट्यूशन वही बच्चा पढ़ता है जो कमजोर है, ठीक है, जिसको क्लास में समझ में नहीं आता या जिसके घर पर पेरेंट्स उसके साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, वो बच्चा पढ़ता है। और एक हद तक वो बात ठीक थी, आज के संदर्भ में हम आगे बात कर लेंगे। तो वाकई में उस चीज का फर्क पड़ा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे, या मेरी मदर बैठी, या मेरे तो बड़े भाई भी थे, वो भी मुझे पढ़ाते थे। उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आपके अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, जाने अनजाने। आप ऐसा बहुत सोच समझ के नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम डेवलप हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है कि उनको बोल भी रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपना पढ़ लेते हैं। घर में कोई माहौल नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। और कई जगह बहुत ज्यादा दिया जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं किसी को आने नहीं देना है, टीवी इतने वक्त बंद रखना है, बहुत डिसिप्लिन लाद दिया, तो भी नहीं कर पाते। मेरा कहना यह है, बीच में जो नेचुरल है उस पे जाइए, एफर्ट कीजिए, उसके बाद जो होता है वो हो जाएगा। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। साइकोलॉजी एट प्ले है। ज्योति जी, एक सवाल और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे बहुत कोचिंग जा रहे, एक्चुअली वो उनसे कोटा के संदर्भ में पूछा गया था कि बहुत सारे लोग आजकल वहाँ पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जो बच्चे कोचिंग बहुत जा रहे हैं ना, इसका मतलब वो स्कूल में नहीं ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के दो इंटरप्रिटेशन है कि स्कूल एट फॉल्ट, पढ़ाई नहीं जा रही स्कूल में, और दूसरा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा होगा। अब बच्चा नहीं पढ़ रहा इसलिए मैं बच्चे गलती नहीं मानता, मुझे लगता है कि शायद स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, या स्कूल में उसको पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं दिया जा रहा होगा। डोंट टेक इट पर्सनली। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल मैंने देखा बच्चे 5वीं क्लास का भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने तो जाके इंटर में ट्यूशन पढ़ा था। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहले भी हमने अभी बात करी है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं। वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं घर पे, और उनको ये लगता है कि कोई ना कोई सुपरवाइजिंग या सुपरविजन उनको चाहिए, जो बच्चों को होमवर्क करा सके या लर्निंग करा सके या रिकैपिचुलेशन करा सके। तो वो अपना काम जो है वो कोचिंग सेंटर्स पे डाल देते हैं, जो 1-on-1 ट्यूशंस होती हैं। ये तो उन बच्चों का है जो 10वीं तक के बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब खुद ये इंश्योर नहीं कर पाते कि बच्चे बैठे घर पे और पढ़ाई करें, तो उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। पहले जब हम बड़े हो रहे थे तब घर परिवार में बहुत सारे लोग होते थे, मदर्स होती थी तो वो घर पे ही रहती थी, तो एक एटलीस्ट डिसिप्लिन रहता था कि कोई ना कोई मॉनिटर करता था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, खेलने के टाइम पे वो बाहर जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, खेल भी रहे हैं। हमारे तो पेरेंट्स ऐसे थे कि संडे की अपनी जो पिक्चर होती थी वो भी छोड़ दिया करते थे। जब हमारे इम्तिहान होते थे, वो कहते थे ठीक है आप टीवी नहीं देखेंगे तो हम भी टीवी नहीं देखेंगे। वो सैक्रिफाइस हमने अपनी जिंदगी में देखा हुआ है। जब हम बच्चों की बात करते हैं, सुसाइड्स की बात करते हैं, या 11th-12th के बच्चों की बात करते हैं जो कि IIT टेस्ट प्रेप या मेडिकल टेस्ट प्रेप के लिए रेगुलर स्कूल छोड़ के कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंड करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को ये देखना होगा, ये बहुत गहरी बात है कि जो स्कूल का करिकुलम है, जो 11th-12th के एग्जामिनेशंस देने का करिकुलम, और जो कि सिलेबस टेस्टिंग में आता है, उन दोनों में बहुत फर्क है। और स्कूल्स के पास बैंडविड्थ नहीं होती कि वो अपना स्कूल का सिलेबस भी पढ़ा पाए, और IIT की कोचिंग्स का या नीट की कोचिंग्स का या क्लैट की कोचिंग्स का भी, या अब तो CUET आ गया है, उसका भी वो सिलेबस स्कूल में पढ़ा पाए, क्योंकि वो दोनों सिलेबस कन्वर्ज नहीं करते। इसके अलावा बच्चे जो हैं जब कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि कोचिंग सेंटर में दूसरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है और स्कूल में दूसरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है। उनको लगता है कि स्कूल की फीस तो देनी ही है क्योंकि पेरेंट्स दे ही रहे हैं, पर कोचिंग सेंटर्स जहाँ की इतनी बड़ी फीस गई है, इट इज अ इंडस्ट्री ऑफ 97,000 crores and the school education is only 3% of that. सो उनको ये लगता है कि जहाँ 4 लाख 5 लाख रुपए हमारे पेरेंट्स ने वहां पे खर्चा किया है, पेरेंट्स भी उनको प्रेशराइज करते हैं, तो वो कोचिंग सेंटर को स्कूल से थोड़ी सी ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर वो एक दिन स्कूल नहीं आएंगे, 1 घंटे की एक सब्जेक्ट में क्लास मिस करेंगे, लेट अस से फिजिक्स की या मैथ्स की या केमिस्ट्री की या बायो की 1 घंटे की क्लास उन्होंने मिस की है, तो अगले दिन जब वो स्कूल आते हैं तो उनको समझ में आता है और स्कूल आगे बढ़ता चला जाता है। तो बच्चे एक विशिष्ट सर्कल में आ जाते हैं, वो कोचिंग सेंटर पे ज्यादा बिलीव करने लगते हैं, ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं और स्कूल उनका पीछे छूटता चला जाता है। अब हर बच्चा तो आईआईटी में नहीं निकल सकता या वो मेडिकल क्रैक नहीं कर सकता। जो बच्चे होते हैं जो दोनों को एक सही संतुलन से बनाए रखते हैं, 11th भी ठीक से पढ़ते हैं, 12th भी ठीक से पढ़ते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। बट 98% of the children or 99% of the children who are giving the exam are not able to make it there. So that calls for the stress of the children. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि स्कूल ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों का माहौल इस तरीके का बन गया है कि बच्चे गुमराह हो रहे हैं। डमी स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स अपने पैसे कमाने के लिए पेरेंट्स को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो एक मुहिम चली हुई है जहाँ पे बहुत सारे इन चीजों को टैप किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने भी बहुत कदम उठाए हैं इसको कर्व करने के लिए। शुभ्रा जी से फिलहाल ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। शुभ्रा जी ये बताइए, क्या ये एक पीयर प्रेशर है, एक रैट रेस है कि सबके बच्चे जा रहे हैं कोचिंग में तो हमारा भी जाना चाहिए, वो बिना कोचिंग जाए तो आईआईटी हो ही नहीं सकती उसकी? एक है माँ बाप के अंदर भी हम लोग देखते हैं, अच्छा उनका बच्चा उधर इस वाली कोचिंग में जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये सिचुएशन बनी क्यों? हम आज की बात कर रहे हैं कि ये फलाने कोचिंग में ढमकाने कोचिंग में जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग जाने की नौबत या कोचिंग का बिजनेस $2 बिलियन का बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, तब बच्चा वहां गया। क्या लगता है आपको ये ऐसी सिचुएशन है? नीरज जी देखिए, अभी मेरा एक दिन ऐसी बात पे अपने स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था